हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 4 के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स को कवर करा चुका हूं, जिनकी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगी। तो आप पहले उन्हें देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपके लिए। इस बार फोर्थ सेमेस्टर के जो न्यूज़ आई है, उनके एग्जाम्स ऑफलाइन होंगे। ठीक है, मतलब आपको जाके एग्ज़ाम देना होगा सेंटर पर। तो इसके लिए आपको जो नोट्स है, आपकी जो स्टडी है, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो आप सारे के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का वर्णित अवलोकन और अधिगम। ठीक है, आप कह सकते हैं एल्बर्ट बंडूरा एक साइंटिस्ट है जो कि किस पे रिसर्च करते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक। ठीक है, समाज के द्वारा लिया हुआ या फिर दिया हुआ ज्ञान के बारे में ये परिचय, या आप कह सकते हैं कि पढ़ते थे। उसके बाद बात करें जीवन परिचय के इनके, तो एल्बर्ट बंडूरा का जन्म 4 दिसंबर 1925 को कनाडा के एल्बर्ट में हुआ था। ठीक है, ये जो जगह है, ये एल्बर्ट, ये एक शहर है आप कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था एल्बर्ट बंडूरा का। उसके बाद वे सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना के चिकित्सक और प्रवर्तक रहे। वो कई सालों तक सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना के चिकित्सक, मतलब डॉक्टर रहे, और प्रवर्तक रहे, मतलब कि वो उसको रिसर्च करते रहे। फिर 1946 में माध्यमिक स्कूल पास करने के बाद बंडूरा ने ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में 4 साल कॉलेज शिक्षा प्राप्त की, प्रवेश लिया। उसके बाद प्राप्त की 1949 में ब्रेन रिसर्च में बोल्कोन पुरस्कार के साथ स्थानिक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद 1949 में उन्होंने ब्रेन रिसर्च, मतलब मस्तिष्क के ऊपर रिसर्च के ऊपर उन्होंने क्या, बोल्कोन पुरस्कार को हासिल किया। फिर आता है बंडूरा को मस्तिष्क अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए विभिन्न सम्मान मिले। अब उन्होंने मस्तिष्क, मतलब दिमाग से जुड़ी अनुसंधान रिसर्च सेंटर में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं उन्होंने नॉलेज गेन करी, जिसके बेसिस पे उन्हें क्या मिले, बहुत सारे सम्मान मिले, आप कह सकते हैं पुरस्कार मिले। अब बात करें अध्याय के बारे में कि हमारे चैप्टर में क्या बताया गया है। तो ये जो नोट्स हैं, ये आपकी बुक्स को पढ़ के बनाए गए हैं। ठीक है, इनके यही नोट्स आपको हमारे ब्लॉगिंग वेबसाइट पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करें अधिगम, ज्ञान प्राप्ति या कुछ कौशल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसके उद्देश्य किसी कार्य को पूरा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिगम शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका क्या मतलब होता है, ज्ञान प्राप्त करना, मतलब नॉलेज को गेन करना, या कुछ कौशल, मतलब एक प्रकार से स्किल्स को प्राप्त करना की एक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, किसी कार्य को पूरा करना। इसके अलग अलग तरीके हैं जिसमें व्यक्ति सीखता है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, व्यक्ति अलग अलग प्रकार के या फिर तरीकों से काफ़ी नई नई चीज़ें सीखता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद एल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत सामाजिक संदर्भों में दूसरों को अवलोकन के माध्यम से सिखाने का सिद्धांत है। ठीक है, तो एल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो है कि सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक संदर्भ में, मतलब समाज के या फिर सोसाइटी के संदर्भ में लोगों को क्या सिखाता है, सीखने का सिद्धांत है। लोगों को नई नई चीज़ें सिखाने या सीखने का सिद्धांत है, इसीलिए उन्हें एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे एक नंबर में ये पूछा जा सकता है कि एल्बर्ट बंडूरा को किस प्रकार के सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है, तो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार के रूप में जाना जाता है। फिर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अधिगम के उपागम। अब यहाँ पे आपको उपागम बताना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अधिगम उपागम आप बताइए। तो ये जो पॉइंट है वो यह है कि एल्बर्ट बंडूरा द्वारा सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से प्रमुख रूप से निम्नलिखित 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के ऊपर अपने 3 प्रकार के क्या सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वो कौन कौन से सिद्धांत हैं? पहला आता है पारस्परिक निर्धारणवाद। ठीक है, आप निर्धारण करते हैं। उसके बाद स्वयं प्रभावकारिता, अवलोकन संबंधी अधिगम। ये 3 प्रकार के जो हैं इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इन सिद्धांतों के बारे में हम पूरे वर्णन में पढ़ते हैं। तो पारस्परिक निर्धारणवाद क्या है?
यह सिद्धांत पर्यावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालता है। सिंपल सी बात है कि एक आपका आसपास का पर्यावरण है, ठीक है, उसमें एक व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा निभाई गई भूमिका क्या है, यही सिद्धांत में ये एक सिद्धांत है जिसमें पर्यावरण में व्यक्ति के द्वारा निभाई गई भूमिका इस सिद्धांत पर प्रकाश डालती है। यह एक ऐसा त्रिभुज के बारे में बताता है जिसमें व्यक्ति, व्यवहार और पर्यावरण तीनों आयाम शामिल हैं। ठीक है, इसकी फोटो आपको बुक्स में भी देखने को मिल जाएंगी, जिसमें क्या क्या शामिल है, व्यक्ति, उसका व्यवहार और उसका पर्यावरण। ये आप कह सकते हैं इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप व्यक्ति कह सकते हैं, यहाँ पे आप पर्यावरण कह सकते हैं और यहाँ पे उसके बिहेवियर, व्यवहार को कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार का त्रिभुज है। फिर स्वयं प्रभाकारिता या आत्म प्रभावकारिता, ये क्या है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को स्वयं प्रणाली, संज्ञानात्मक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का सेट है। ठीक है, ये स्वयं प्रभाकारिता किस चीज का सेट है, स्वयं प्रणाली, संज्ञानात्मक संरचना और प्रक्रियाओं का एक सेट है जिसमें आत्मविश्लेषण, अंतर्दृष्टि और विचार या निर्णय के माध्यम से किसी दिए गए व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करना शामिल है। ठीक है, किसी व्यक्ति को या फिर उसके व्यवहार पे अगर हम ये करें, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से व्यवहार कर रहा है तो हम उसके व्यवहार को गौर करने के लिए इस प्रकार के सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या क्या है, जिसमें मैंने आपको बताया आत्मविश्लेषण, अपने आप से उसे विश्लेषण करना, अंतर्दृष्टि और विचार और निर्णय लेने के माध्यम से दिए गए व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करना शामिल है। फिर आता है कि स्वयं प्रणाली के साथ शामिल होने वाले 3 घटक स्वयं अवलोकन, निर्णय प्रक्रिया और आत्म प्रक्रिया है। ठीक है, स्वयं प्रणाली के साथ शामिल होने वाले, स्वयं प्रणाली में 3 प्रकार के आपको सिद्धांत देखने को मिलेंगे। वो कौन कौन से हैं, स्वयं अवलोकन, मतलब अपने आप को अवलोकन करना, अपने आप को जानना, दूसरा है निर्णय प्रक्रिया, निर्णय लेना, और तीसरा है आत्म प्रक्रिया। अब आता है आत्मनिरीक्षण। इसमें हमारे स्वभाव, इसमें हमारे स्वयं के व्यवहार का अवलोकन और विभिन्न घटनाओं और परिस्थितियों में अपने व्यवहार की जांच करना शामिल है। ठीक है, आत्मनिरीक्षण में क्या शामिल है आपको पता ही होगा। आत्मनिरीक्षण से मतलब पता चलता है कि हम अपने आप के ऊपर डिटेल्स में पढ़ रहे हैं कि हमें आखिर क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो आत्मनिरीक्षण मतलब अपने आप को ही जानना। तो इसमें परिस्थिति और अपने व्यवहारों की जांच करना शामिल है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति किसी करीबी रिश्तेदार के निधन के बारे में सुनता है तो वह खुद को देखकर ऐसी परिस्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करेगा द्वारा किया गया खुद का निरीक्षण ही आत्म अवलोकन निरीक्षण कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, आपका एक जानने वाला व्यक्ति अपने आप को कैसे महसूस करेगा जब उसे यह पता चलेगा कि उसके किसी खास का निधन हो गया है, डेथ हो गई है, तो वो अपने आप को किस प्रकार फील करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, खुद का निरीक्षण करेगा। फिर आता है निर्णय लेना। निर्णय की प्रक्रिया तब होती है जब आत्म अवलोकन के बाद अपने आचरण के परिणाम का भावनात्मक मूल्यांकन करते हैं। हम अपनी परिदर्शिता व्यवहार को दूसरों के साथ तुलना किए बिना अंकित हैं। अब आता है कि आपने अपने आप का निरीक्षण कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या है कि निर्णय लेना है कि आप क्या करेंगे। ठीक है, अब आपका व्यवहार किस प्रकार का होगा ये आपके निर्णय पे बेस करता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति महसूस कर रहा है कि उसके रिश्तेदार का निधन के बाद उसकी दुनिया अलग हो रही है तो वह उस व्यवहार को स्वीकार करता है। ठीक है, तो अब वही उदाहरण जो पहले दिया गया कि एक व्यक्ति जिसका कोई खास व्यक्ति गुजर गया है, निधन हो गया है, तो अब उसे पता चल गया कि अब उसके निधन होने के बाद उसकी दुनिया बिखर गई है। ठीक है, वो अलग प्रकार के जीवन जिएगा, तो वो क्या करेगा, निर्णय लेगा कि हाँ मैं अलग प्रकार का जीवन जीऊँगा। ऐसा तो नहीं है कि वो कहेगा नहीं अब वो गुजर गया पर फिर भी हम जैसे जी रहे तो हम वैसे ही जिएंगे, नहीं। तो इस प्रकार का निर्णय नहीं लेगा। वो निर्णय लेगा कि अब मेरा जीवन बदल गया है तो मैं अलग प्रकार से जीवन अपना जीऊँगा। फिर आता है स्वयं प्रतिक्रिया। अब अपने आप को प्रतिक्रिया करना, यह तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वयं के व्यवहार के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन देता है। प्रोत्साहन सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अपनी रुचि की गतिविधि में सक्रिय रूप से संलग्न होकर अपने आराम के लिए पारदर्शिता के माध्यम से मन को एक भयानक स्थिति से दूर कर लेना। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है स्वयं प्रतिक्रिया। अब हम अपने आप प्रतिक्रिया करेंगे, हम अपने आप एक्शन लेंगे। ठीक है, अब जब हमें कुछ पता चला
और अब अगर हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी होगी, नन होगी, मतलब कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। बट यहाँ पे आपको स्वयं प्रतिक्रिया लेनी है। तो उदाहरण के लिए यहाँ बताया गया है कि अगर आपको लग रहा है कि आप भय में जी रहे हैं, ठीक है, आप डर में जी रहे हैं और अपने आप को आपको रिलैक्स करना है, तो आप क्या करेंगे, आराम करेंगे। बिल्कुल आप ये सब छोड़ देंगे कि अब आपको कोई भी डर है कि नहीं। तो ये आपने क्या करा, एक्शन लिया कि अब मैं ये सब भूल जाऊंगा और मैं आराम करूंगा। इस प्रकार का ये उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। फिर बात करें हम आगे की, आत्म प्रभावकारिता को सूचना के कई मुख्य स्रोतों द्वारा सूचित किया जाता है। व्यक्तिगत अनुभव, अवलोकन, अनुयायी और भावना। ठीक, ये आपका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, ये दूसरे पॉइंट का पहला पॉइंट है, 2.1 है। अब बात करें निजी अनुभव की। निजी अनुभव क्या होता है, आपका पर्सनल, आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। जब किसी नए कार्य में सफल होने की उनकी क्षमता की भविष्यवाणी करते हैं तो व्यक्ति अक्सर समान कार्य के साथ अपने पिछले अनुभव को देखते हैं। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी नए कार्य को करता है, ठीक है, और भविष्यवाणी करता है कि मैं इसको सफल करूंगा कार्य को, तो वो क्या करता है, अपने जो उन्होंने पिछले पास्ट में जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके बारे में क्या करेगा, निरीक्षण करता है। यह जानकारी आमतौर पर आत्म प्रभावकारिता को हमारी भावनाओं पर एक मजबूत प्रभाव डालती है जो तार्किक है। ठीक है, मतलब कि हम जब अपनी पुरानी अनुभव को देखते हैं तो हमारा पुराना अनुभव हम पे एक प्रकार से जोर डालता है कि अब ये वाली गलती नहीं करनी हमें अपने किस कार्य में, नए कार्य में। ठीक है, हमारी भावनाओं पर एक मजबूत प्रभाव डालता है जो तार्किक है। यदि आपने पहले ही कई बार कुछ किया है तो आपको विश्वास है कि आप इस बार भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से कि अगर आपने यही काम पहले किया है तो आपको पूरा दृढ़ विश्वास है कि इस बार ये काम भी मैं ही करूँगा और करके दिखाऊंगा। इस प्रकार का आपको क्या होता है, विश्वास होता है। फिर आता है व्यक्तिगत अनुभव। वो वाला भी पर्सनल था, ये वाला भी पर्सनल, एक व्यक्ति के द्वारा लिया गया। कारक यह भी बताता है कि किसी की आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाना मुश्किल क्यों हो सकता है। ठीक है, क्यों मुश्किल है किसी की आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाना। जब किसी व्यक्ति के पास एक निश्चित कार्य के लिए आत्म प्रभावकारिता का स्तर कम होता है तो वह आमतौर पर कार्य से बचते हैं। ठीक है, अब सिंपल से ये बात है, अगर आपको आपके पास कह सकते हैं कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे, उस कार्य से भागेंगे। सिंपल सी बात है कि आप उस कार्य को नहीं करेंगे। अगर आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है जो उन्हें सकारात्मक अनुभव को जमा करने से रोकता है। ठीक है, जब आप उस कार्य को करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अनुभव मिलेगा, आपको मिलेगा एक प्रकार से कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ। बट अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई अनुभव नहीं मिलेगा जो अंत है उनके आत्मविश्वास का निर्णय कर सकता है। जब कोई व्यक्ति किसी नए कार्य का प्रयास करता है और सफल होता है तो अनुभव उनके आत्मविश्वास का निर्णय कर सकता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब कोई व्यक्ति या फिर आप कुछ करते हैं और आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं पहली बार में, दूसरी बार में, तो क्या होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है, एकदम से ऊपर चढ़ जाता है कि हाँ अगर मेरे को कोई और भी कार्य मिलेगा तो मैं भी उसे करके दिखाऊंगा। इस प्रकार समान कार्यों से जुड़े आत्म प्रभावकारिता के अधिक से अधिक स्तर का उत्पादन होता है। अधिक से अधिक आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। अवलोकन करना, हम दूसरों को देखकर अपनी क्षमताओं के बारे में भी निर्णय लेते हैं। सिंपल सी बात है, आप अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं वो अच्छा करता है तो कहीं ना कहीं आप क्या सोचते हैं कि आप अपनी क्षमताओं के बारे में भी निर्णय लेते हैं कि मेरी क्या क्या क्षमताएं हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक दोस्त है जो कोच आलू होने के लिए जाना चाहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलती है तो आगे देखते हैं। और फिर वह दोस्त सफलतापूर्वक मैराथन चलाता है। यह अवलोकन आपके विश्वास दिला सकता है कि आप एक धावक भी बन सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या, आपका जो दोस्त है वो क्या बनना चाहता है, कोच बनना चाहता है और कोच की ट्रेनिंग के लिए जाता है। फिर वो एक सफलतापूर्वक क्या चलाता है, मैराथन रेस को चलाता है। तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं भी धावक मतलब घुड़सवार या फिर आप रनर बन सकते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया कि किसी दी गई गतिविधि के लिए हमारी आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि होने की संभावना अधिक होती है जब हम देखते हैं कि कोई और व्यक्ति उस गतिविधि में परिश्रम के बजाय प्राकृतिक क्षमता से सफल होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात बताई गई है, यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि आप किसी व्यक्ति को देखते हैं,
ये शोध किया गया है, ठीक है, साइंटिस्टों द्वारा प्रूव किया गया है कि जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक कार्य कर रहा है और वो कार्य बहुत मेहनत से नहीं, मतलब कि वो प्राकृतिक रूप से उस कार्य को कर रहा है, ठीक है, तो आप में भी उस कार्य को करने की क्या बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये इसमें बताया गया है। फिर आगे का देखें, और व्यक्ति उस गतिविधि में परिश्रम के बजाय प्राकृतिक क्षमता से वो सफलता करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सार्वजनिक बोलने के लिए कम आत्म प्रभाव करता है तो आप डरपोक व्यक्ति को कौशल विकसित करते हुए देखने से आपके आत्मविश्वास बढ़ने में मदद मिल सकती है। स्वाभाविक रूप से करिश्माई और बाहर जाने वाले व्यक्ति को एक भाषण देते हुए प्रभाव होने की संभावना कम होती है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है इस वाले पॉइंट में, उदाहरण के लिए, कि अगर आपके पास बोलने की क्षमता नहीं है, किसी के मुंह पे कुछ बोलने की क्षमता नहीं है, तो आप क्या कहेंगे, आपको एक प्रकार से डरपोक माना जाएगा। बट अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसके पास ये कौशल नहीं है, सेम वो आपके जैसा ही है, बट फिर भी वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है बोलने की स्टेज पे खड़े होकर, तो क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा? हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप भी कोशिश करेंगे कि मैं भी हाँ स्टेज पे खड़े होकर बोल सकता हूँ। तो ये उदाहरण यहाँ दिया गया है। फिर दूसरों का अवलोकन करने से हमारे स्वयं की प्रभावकारिता प्रभावित होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। जब हम महसूस करते हैं कि हम उस व्यक्ति के समान हैं जिसे हम देख रहे हैं, ठीक है, जब भी आप ये फील करेंगे कि मैं सामने वाले के बिल्कुल बराबर हूँ, ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके भी गट्स बढ़ जाएंगे, आपके भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जिसे हमारी आत्म प्रभावकारिता को उतना ही प्रभावित करते हैं जितना कि कार्य के साथ हमारे व्यक्तिगत अनुभव। किसी कार्य को करने को व्यक्तिगत अनुभव कहते हैं, ठीक है। जब आप कोई कार्य करते हैं खुद में खुद और आप अनुभव गेन करते हैं, आप अनुभव प्राप्त करते हैं, तो क्या होता है, वो आपका व्यक्तिगत अनुभव कहलाता है। फिर आता है प्रोत्साहन, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। कभी कभी अन्य लोग समर्थन और प्रोत्साहन देकर हमारी आत्म प्रभावकारिता को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस प्रकार अनुयायी का हमेशा आत्म प्रभावकारिता पर एक मजबूत प्रभाव नहीं होता, ठीक है। आपको पता ही होगा, जैसे आपके मदर फादर है, आप एग्जाम टाइम में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके मदर फादर आपको क्या करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप तुम कर सकते हो, अच्छे से करो, बाकी सब चीज़ें, ठीक है। तो जब कोई हमें प्रोत्साहित करता है तो क्या होता है, हमारी आत्म प्रभावकारिता, किसी कार्य को करने की हमारी आत्मशक्ति बढ़ जाती है। बट ये कुछ ज़्यादा देर तक नहीं होती है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, बट अधिकांश समय के लिए नहीं। हालांकि इस प्रकार की अनुयायी का हमेशा आत्म प्रभावकारिता पर एक मजबूत प्रभाव नहीं होता, विशेष रूप से व्यक्तिगत अनुभव के प्रभाव की तुलना में। जब आप कोई खुद में खुद करते हैं तो आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस हाई लेवल होता है, बट आपको कोई बताता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर आता है भावना, यह है आपका नेक्स्ट पॉइंट। भावना मतलब इमोशंस। बंडूरा ने सुझाव दिया कि भय और चिंता जैसी भावनाएं आत्म प्रभावकारिता कि हमारी भावनाओं को कम कर सकती हैं, ठीक है। बंडूरा ने क्या सुझाव दिया कि भय और चिंता मतलब डर और आपके एंजाइटी क्या कर सकती है, आपकी भावनाओं की आत्म प्रभावकारिता को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, आपके पास छोटी छोटी बातें करने और सामाजिक बनने के लिए आत्म प्रभावकारिता के उच्च स्तर हो सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी विशेष घटना पर एक अच्छी छाप बनाना के बारे में वास्तव में घबरा रहे हैं तो आपकी आत्म प्रभावकारिता का भावना कम हो सकती है, ठीक है। आप छोटे छोटे कार्य करने के लिए तो आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने क्लास में टॉप मारना या फिर आप अपने घर में अच्छी तरह रहना, ठीक है, आप अपनी अच्छी पहचान बनाना, छोटे कार्य तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई बड़ा कार्य करना है, अपनी छाप छोड़नी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपका अपना बूस्ट, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी चिंता छोड़नी पड़ेगी, ठीक है, एंजाइटी छोड़नी पड़ेगी, चिंता छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो आपकी चिंता और आपका डर आपको क्या करेगा, भय आपको आपकी जो आत्म प्रभावकारिता की भावना है उसे कम कर देगा। दूसरी ओर सकारात्मक भावनाएं आत्म प्रभावकारिता की अधिक भावनाओं को उत्पन्न कर सकती हैं। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये बॉबी कह सकते हैं बोबो डॉल का एक प्रयोग किया गया था, किनके द्वारा, एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो ये जो प्रयोग है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है, तो मैं आपको सीधा पढ़ के बताता हूँ कि एक प्रसिद्ध प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई गई, ठीक है, एक काफ़ी प्रसिद्ध कह सकते हैं आप या फिर फेमस प्रयोग किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें बच्चों को फिल्म दिखाई गई, कितने, 5 मिनट की। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे, उसमें एक खेलने
उसमें एक खिलौना, एक बड़ा सा गुड्डा था। उसमें एक क्या था, एक बड़ा सा गुड्डा था जिसका नाम था बोबो डॉल। अब कमरे में एक बड़ा सा लड़का प्रवेश करता है, कमरे में वीडियो के अंदर एक बड़ा सा लड़का प्रवेश करता है उस कमरे में जिसमें बहुत सारे खिलौने रखे हैं, और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौनों के प्रति क्रोध प्रदर्शित करता है, क्रोध मतलब एंग्रीनेस, ठीक है, एंगर प्रदर्शित करता है, और बड़े खिलौने के प्रति विशेष रूप से आक्रामक हो जाता है। मतलब बड़े खिलौने देख के वो गुस्सा हो जाता है और उन्हें मारने पीटने लगता है। वह गुड्डे को मारता है, फर्श पे फेंक देता है, फिर पैर से ठोकर मारकर गिरा देता है, उसके ऊपर बैठ भी जाता है। इसके बाद का घटनाक्रम 3 अलग अलग रूपों में फिल्म में दिखाया गया। अब ठीक है, जब तक वो बच्चा उस चीज़ को मार रहा था, पीट रहा था, खिलौने को, बड़े गुड्डे को, जिसको बोबो डॉल कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद जब एंडिंग आने वाली हुई तो एंडिंग को कितने पार्ट्स में बांट दिया गया, एंडिंग को 3 पार्ट्स में, डिफरेंट 3 पार्ट्स में बांट दिया गया। अब वो कौन कौन से हैं आप देखते हैं। एक फिल्म में, ठीक है, आप बात करें, एक फिल्म में बच्चे को समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के, मॉडल, मतलब वो लड़का जिसको हम मॉडल कहते हैं, जो कि बच्चा वीडियो में दिखाया गया, को पुरस्कारित किया गया और व्यक्ति को अपने आक्रामक व्यवहार की प्रशंसा भी की। एक ग्रुप ने उस वीडियो को देखा और फिर कहा कि बच्चे ने ठीक करा, उसे प्रोत्साहित किया, ठीक है, उसे काफ़ी अच्छी प्रशंसा की उसकी। दूसरे फिल्म में बच्चों को दूसरे समूह ने देखा और उस लड़के को आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया। तीसरी फिल्म में बच्चों को तीसरे समूह ने देखा कि लड़के को ना तो पुरस्कारित किया गया और ना ही लड़के को कोई दंड दिया गया। इस प्रकार बच्चों के तीनों समूह के अलग अलग फिल्में दिखाई गई। अब फिल्मों दिखाने के बाद सभी बच्चों को अलग अलग प्रायोगिक कक्ष में बैठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया और उन समूहों को छिपकर देखा गया और उनके व्यवहार को नोट किया गया, ठीक है। तो 3 अलग अलग ग्रुप्स ने अलग अलग फिल्म देखी। अब उनकी एंडिंग के बेसिस पे उनका रिव्यू लिया गया कि आप फिर आखिर आपने ये जो फिल्म देखी 5 मिनट की, इस फिल्म में आपने क्या सोचा, ठीक है। तो कुछ बच्चों ने बताया कि लड़के ने ठीक करा, मारा पीटा, कुछ ने लड़के को दंडित किया कि आपने गलत किया, और कुछ लोगों ने कहा कि हम इसको कुछ भी ना ही हम इसे दंडित करेंगे और ना ही इसे प्रोत्साहित करेंगे। देन उसको उन सभी बच्चों को एक एक कमरे में छोड़ दिया गया, खिलौने से भरे कमरों में। अब छुपकर उनका क्या लिया गया कि आखिर वो क्या करते हैं खिलौने के साथ। तो वो क्या करते हैं देखते हैं। देखने के बाद बच्चों को अलग अलग प्रायोगिक कक्ष में बैठाकर उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौनों के साथ स्वतंत्र छोड़ दिया गया। उन्हें छुपकर देखा गया और उनके व्यवहार को नोट किया गया। उन लोगों ने पाया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौने के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कारित किया होता है, वे खिलौनों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे, ठीक है। वह बच्चे जिन्होंने उस लड़के मॉडल को पुरस्कारित किया कि आपने बहुत अच्छा किया, उन्होंने क्या करा, वो खिलौने के प्रति बहुत ज़्यादा आक्रामक थे। सबसे कम आक्रामक उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था, ठीक है। जिन बच्चों ने सबसे एंड में वीडियो में लड़के को, मॉडल को दंडित मतलब पनिशमेंट पाते हुए देखा, उन्होंने खिलौने के प्रति सबसे कम आक्रामकता दिखाई। फिर आता है, इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाई गई घटनाक्रम से आक्रामकता सीखा और मॉडल का अनुसरण भी किया। अब जिन बच्चों ने पुरस्कार पाने के लिए, जिस वीडियो में मॉडल को पुरस्कार दिया गया, तो उस वीडियो को देखने वाले बच्चों ने भी पुरस्कार पाने के लिए क्या करा, गुड्डे गुड़ियाओं को मारना चालू कर दिया। बट जिन बच्चों ने देखा कि बच्चे को पनिशमेंट मिली है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो इस प्रकार से यही पाया गया कि बच्चे वीडियो के थ्रू काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, ठीक है। उनका जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं, उन्होंने जो चीज़ देखी वही उन्होंने गेन की। वे परीक्षण मॉडल के व्यवहार का परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करते हुए परंतु किसी प्रकार से आचरण करेगा, यह इस पर निर्भर करता है कि मॉडल को पुरस्कारित किया गया है या दंडित किया गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बच्चे किस प्रकार से आचरण करेंगे, मतलब किस प्रकार का व्यवहार करेंगे चीज़ों के साथ, ये किस चीज़ पे बेस्ड था, उनकी वीडियो के एंडिंग पे बेस्ड था कि एंड में उन्होंने क्या देखा वीडियो के। फिर आता है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की ताकत और कमजोरी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि उसकी कमजोरियाँ बताइए या फिर ये बताइए कि उनमें किस तरह की कमियाँ हैं, तो वो ये सब है। पहले आता है कि सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की ताकत। पहले ताकत की बात करें, इसमें एक उल्लेखनीय जांच की रिपोर्ट एकत्रित की जाती है, ठीक है। जब इस सिद्धांत को
किसी चीज़ पे व्यक्ति पे लागू किया जाता है तो उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनती है। एक महत्वपूर्ण मानव सामाजिक आचरण और व्यवहार की ओर निर्देशित करता है। ये एक महत्वपूर्ण मानव सामाजिक आचरण और व्यवहार की ओर निर्देशित करता है। दूसरा, यह एक अग्रिम परिकल्पना देते हैं जो बदलने और विकसित होने के लिए उपलब्ध होती है। ठीक है, ये एक प्रकार से आपको पूरी की पूरी सोचना देगा कि व्यक्ति विकसित किस प्रकार करेगा और अविकसित किस प्रकार करेगा। ठीक है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसमें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण परिकल्पना मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए अधिगम और परिश्रम लिंक का काम आचरण और व्यवहार को सुरक्षित और स्थिरता है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को सेम ऐसे ही लिख सकते हैं अगर आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है ब्लॉगिंग चैनल की, वहाँ पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। फिर आता है सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की सीमाएं। यह पूरी तरह से व्यवस्थित और संगठित सिद्धांत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है ये पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है, ना ही इसका कोई ऑफिशियल वो है, ठीक है, कि इसको ऑफिशियली प्रूव किया गया, नहीं, ना ही ये संगठित है ना ही ये व्यवस्थित है। दूसरा, सीखने और प्रदर्शन दोनों के लिए पुनर्बलन की आवश्यकता को लेकर स्पष्टता नहीं है। ठीक है, किस प्रकार सीखना है, किस प्रकार प्रदर्शित करना है, इसकी पूरी स्पष्ट जांच नहीं है। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा के बारे में स्पष्ट पता है कि यह स्त्रियों गतिशील और एक व्यक्ति के विस्तृत आयाम से कैसे जुड़ी है, यह भी स्पष्ट नहीं है, जैसे कि अन्य सिद्धांतों का रोग द्वारा विस्तृत विवरण दिया गया हो। ठीक है, तो ना ही इसमें अच्छी तरह विवरण दिया गया है किसी चीज़ का, ना ही पूरी तरह बताया गया। सिद्धांत की खोज प्रारंभिक और व्यापक नहीं है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है इसकी खोज ना कि एकदम स्टार्टिंग से की गई और ना ही ये व्यापक बड़े स्तर पे की गई है। ठीक है, आप कह सकते हैं एक प्रकार से कि बस इसको खोजा गया और शायद छोड़ दिया गया। किसी व्यक्ति की उम्र के संबंध में मॉडलिंग के चरणों का उजागर नहीं करता। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति परिपक्व होता है तब क्या होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति की उम्र का संबंध उसके मॉडलिंग के चरणों को उजागर नहीं करता। दूसरा, कोई व्यक्ति कब परिपक्व होगा इसके ऊपर भी कोई फिक्स चीज़ें नहीं बताई गई हैं। ठीक है, तो यह है आपका पूरा का पूरा 5th चैप्टर, जिसके मैंने सारे नोट्स आपको कवर करा दिए एक ही वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे जो व्यूज़ है वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं वीडियोज़ को देखने के बाद। तो अगर आप हमारे अच्छे सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी वीडियोस और जल्द से जल्द लाने की कोशिश करें, तो आप अपना फ़र्ज निभाइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके इसको शेयर करें सभी ग्रुप्स में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है और साथ में वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स वहाँ पर भी प्रोवाइड किए जाएंगे और ब्लॉगिंग वेबसाइट पे भी आपको जितने भी नोट्स हैं हमारे वहाँ पे भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग और माय चैनल गाइस।